नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस क्लास में 19 अक्टूबर 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा और हमेशा की तरह बिहार के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से तमाम चीजें हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे क्लास को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप पहली बार यहाँ पर इस सीरीज से जुड़े हैं तो इस क्लास को पहले देखिए, खुद निर्धारण कीजिएगा क्या आपके लिए ये उपयोगी है या फिर नहीं है। ठीक है, सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। एक प्रतियोगिता भुवनेश्वर उड़ीसा में 40वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 वाला आयोजित हुआ था और इसको लेकर ऐसे बिहार को लेकर जानकारी हमने कंप्लीट आपको दिया था। लेकिन एक प्रश्न है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने यहां पर स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा रह गया। हालांकि जानकारी हमने पूरा आपको दिया है पिछले क्लास में। अधूरा इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो भाला फेंक प्रतियोगिता है, जो जेवलिन थ्रो है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, किशु सिंह इसका राइट आंसर है। इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल दिलाया है। एक बड़ी खास करके उपलब्धि बोल सकते हैं, बिहार के नाम यहाँ पर इस प्रतियोगिता में दर्ज भी है। तो विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। चीजें विस्तार में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा, आज के इस क्लास की हम शुरुआत करें उससे पूर्व आपको ये बता दें कि इस दीपावली बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज में आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये फेस्टिव सीजन में आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। इस बात को लेकर आपको चीज़ों को समझना है कि ये मौका जो इस समय चुनावी वर्ष में आपको मिला है, बहुत सारी वैकेंसी है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। जी जान इसमें लगा दीजिए, प्रिपरेशन बेहतर होगी। अगर आप डिजर्व करेंगे तो नौकरी आपके हाथ में होगी और जिंदगी आपका संवर जाएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा, इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप बीपीएससी एडीओ, बिहार एसएससी सीजल या फिर कोई भी एग्जाम जो आप तैयारी में लगे हैं, वो तमाम कोर्स और टेस्ट सीरीज जो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे चल रही है, आप वहां पर एक नाम मात्र की फी पर ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों, सेशन की शुरुआत अब हम करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले हाल ही में आयोडीन की कमी के कारण एंडेमिक जोन के रूप में चिन्हित किया गया है या फिर स्थानिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए, बिहार के 8 जिलों को अभी एंडेमिक जोन के रूप में घोषित किया गया है या फिर वर्गीकृत किया गया या फिर बोल सकते हैं चिन्हित किया गया है। तो इन 8 जिलों में बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और इसके बाद एक सेकंड रुकिएगा, यहां पर नहीं, सॉरी, विकल्प नंबर बी नहीं होगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। मैं यहां पर मिस्टेक कर रहा था। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, कटिहार और मधुबनी। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिला के 8 जिले। यही तो इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये एंडेमिक जोन क्या होता है वो भी हम चर्चा करेंगे। बेसिकली अभी बिहार के 8 जिलों, जो जानकारी मतलब जिलों का जो नाम हमने आपको बताया, यहाँ पर आयोडीन की कमी के कारण इसे आयोडीन की कमी वाले क्षेत्र के रूप में, एक स्थानिक क्षेत्र या फिर आप बोलिए एंडेमिक जोन के रूप में इसे घोषित किया गया है। बेसिकली इन क्षेत्रों में थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग जैसे कि गलकंड और बच्चों में मानसिक विकास की कमी, बेसिकली आयोडीन जो है ये मानसिक विकास में योगदान देता है। मस्तिष्क का जो ग्रोथ है इससे होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं में भी यहाँ पर जटिलताएं देखी गई है और ये सभी चीजें आयोडीन की कमी के कारण। तो 8 जिलों को चिन्हित किया गया है। दरअसल आयोडीन की कमी से शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण को प्रभावित करती है, जिससे शारीरिक और साथ ही साथ मानसिक विकास बाधित हो जाती है। ये चीजों को ध्यान आपको रखना है। अब एंडेमिक जोन की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? तो वह क्षेत्र जहां किसी विशेष रोग या फिर जो खास करके बात हम कर रहे हैं एंडेमिक जोन की, किसी विशेष रोग के कारण मरीज स्थायी रूप से या औसत से बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई विशेष रोग मतलब प्रचलित हो रहा है, मतलब वो अधिक लोगों में वो डिजीज फैल रहा है, औसतन वो जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को या फिर इसे एंडेमिक जोन के रूप में घोषित किया जाता है या फिर वर्गीकृत किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आयोडीन जो है ये एक प्रकार का आवश्यक, शरीर के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म खनिज है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा
हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होता है और शरीर के विकास और मस्तिष्क के लिए ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा, आयोडीन की कमी से एक और रोग होता है घेंगा रोग, तो इस बात को भी ध्यान आपको रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये तमाम बिंदु इंपॉर्टेंट जो है वो कि बिहार के 8 जिलों को इसमें एंडेमिक जोन के रूप में घोषित किया गया है और रीजन वगैरह वो चीज़ें हमने आपको दिया। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। एक योजना से संबंधित ये प्रश्न है और ऐसे भी कोई भी योजना है, कोई भी पहल है, कोई उपलब्धि है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, बिहार सरकार ने चाय उत्पादकों के लिए किस योजना की शुरुआत की है जिसके तहत चाय पत्तियों के गोदाम निर्माण पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, जिसके तहत चाय पत्तियों का गोदाम निर्माण पर, उसके भंडारण को लेकर जो गोदाम निर्माण होगा, इस पर किसानों को 50% तक का यहाँ पर सब्सिडी दिया जाएगा। और ऐसे में राइट आंसर है चाय विकास योजना। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो विकल्प नंबर बी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में चाय की खेती उतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बिहार जो है मतलब कई जिले ऐसे हैं जहां पर चाय की खेती होती है। जैसे कि अगर हम बात करें किशनगंज और पश्चिमी चंपारण आदि में चाय की खेती होती है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए वो चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है कि भंडारण को लेकर इसके गोदाम के निर्माण पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसको लेकर अभी हाल ही में चाय विकास योजना नामक एक स्कीम बोले या फिर योजना बोले, इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, चाय उत्पादन में बिहार जो है देश में 5वें स्थान पर है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले स्थान पर है असम और ये बहुत आगे है, असम, पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु, केरला आता है, फिर त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद संयुक्त रूप से बिहार को इसमें 5वें स्थान पर देखा जा सकता है। बेसिकली त्रिपुरा के बाद ही 5वें या फिर 6ठे स्थान पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अमूमन हमें जो डेटा मिला है वो 5वें स्थान को लेकर ही मिला है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। बिहार वो त्रिपुरा इसमें 5वें स्थान पर वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, चाय में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैफीन और इसके अतिरिक्त एल-थियामिन जो कि एक एमिनो एसिड है, और ये सभी चीजें एग्जाम में पूछा हुआ है। बेसिकली ये चाय में जो कैफीन पाया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तंबाकू में कैरोटीन पाया जाता है। और ये सभी प्रश्न छोटे जरूर हैं लेकिन एग्जाम में कई बार रिपीटेड मोड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा और एक एक पॉइंट जो यहाँ पर आपके बीच हम रख रहे हैं इसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में देखिए अभी जो इस क्लास में प्रश्न आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी प्रश्न को लीजिए, ऐसा कई प्रश्न इस क्लास में है। देखिए हाल ही में रशिया ने किस देश के साथ प्लूटोनियम प्रबंधन एवं निपटान समझौते यानी कि प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट यानी कि PMDA से हटने की घोषणा की है? देखिए अभी ये चीजें खबरों में है। अब ये कब ये समझौता हुआ था, क्या इसका उद्देश्य था, वो चीजें एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। फिलहाल राइट जो आंसर है तो USA यानी कि अमेरिका, इसका तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि अमेरिका। आइए विस्तार में इसको देखते हैं, समझते हैं। दरअसल अभी हाल ही में 8 अक्टूबर 2025 को रशिया ने घोषणा किया कि वो अमेरिका के साथ किया गया जो एक समझौता है प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, इससे वो हट रहा है। रशिया ने ये घोषणा किया है जो अमेरिका के साथ ये समझौता है। बेसिकली ये समझौता हुआ था कब? तो वर्ष 2000 में हुआ था, तो इससे वो बाहर हो रहा है। अब ये समझौता क्या है, किस उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ था, इसको समझते हैं। देखिए 2000 में इसकी स्थापना या फिर इस समझौता को मतलब ये समझौता हुआ था जिसका उद्देश्य दोनों देशों के हथियार ग्रेड प्लूटोनियम भंडार को सुरक्षित रूप से नष्ट करना था। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा, हालांकि रशिया जो इससे अभी बाहर होने को लेकर बातें कहा है, तो रशिया ने इसका कारण यह बताया है कि अमेरिका ने इस समझौते की शर्तों का जो टर्म्स एंड कंडीशन है या फिर जो शर्त है उसका पालन अमेरिका नहीं किया है। दरअसल अपने हिस्से का प्लूटोनियम जो है वो ऊर्जा उत्पादन में उपयोग नहीं किया है। दरअसल यहाँ पर जो इसके उद्देश्य में था कि इसको सुरक्षित रूप से नष्ट करना, मतलब एक प्रकार से ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग करना, तो वो अमेरिका ने नहीं किया है। अब यह निर्णय रशिया अमेरिका संबंधों के बढ़ते तनाव का संकेत भी है, खासकर यूक्रेन युद्ध और रक्षा नीतियों को लेकर। बेसिकली ये चीजें हमने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिखा है जब ये संबंध या फिर जो समझौता है इससे बाहर हटने को लेकर बात यहाँ पर रशिया ने कही है। तो बेसिकली रीजन यही है कि इसको लेकर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से
मतलब पूरा जो मतलब इसमें शर्त है वो नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिए, आई होप इसे आप समझ रहे हैं। अच्छा, अगर समझ में नहीं आए तो इसको 2-3 बार पढ़िए, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। इसका एक मेंस का भी प्रश्न हम आपको देंगे। मेंस आंसर राइटिंग का जो सीरीज चल रहा है बीपीएससी और यूपीएससी को लेकर, वो चीज़ें वहाँ पर एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि समझौते के समय दोनों देश अपनी अपनी तरफ से कम 34 टन हथियार योग्य प्लूटोनियम के निपटारे पर सहमति जताए थे, और इसको लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने एक बयान भी दिया था। मतलब मुझे जो डेटा मिला है, जो आपके बीच हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं 34 टन हथियार योग्य प्लूटोनियम, तो इतने प्लूटोनियम से 17,000 न्यूक्लियर हथियार बन सकते थे। बेसिकली इसको लेकर यहाँ पर मतलब हमने डिस्क्राइब वो चीज़ों को किया ताकि आप उसे ध्यान में रखें और ये आपको अंदाज़ा लगे कितना न्यूक्लियर हथियार तैयार हो सकता है। अच्छा, इस समय न्यूक्लियर हथियार की जो बात हो रही है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो रशिया के ही पास है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहाँ पर प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट की जो हम बात कर रहे थे, वो रशिया और अमेरिका के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इस रीजन से अभी खबरों में है। चलिए, क्लियर है। अब यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, लेकिन उससे पहले एक जानकारी और भी हम दे दें, अमेरिका को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अभी इजराइल के राष्ट्रपति या फिर इजराइल द्वारा, राष्ट्रपति तो इसाक हजोंग है, इन्होंने घोषणा किया था या फिर इनको लेकर एक सम्मान जो इजराइल का सर्वोच्च सम्मान है डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया। बेसिकली ये जो सम्मान है ये शांति को लेकर इन्हें दिया गया है, और हमने कल वाले क्लास में डिस्कस किया था कि नोबेल शांति पुरस्कार ये उम्मीद कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को यानी कि इनको मिलेगा, और ये चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं, उतना हम डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन मिला क्या? झुनझुना। और ये मिला इजराइल का सर्वोच्च सम्मान, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। नोबेल पुरस्कार वो बड़ी उपलब्धि है और ये उम्मीद में थे कि इन्हें मिलता। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इन सारे बातों को लेकर हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में न्यू स्टार्ट, ये संधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है, और ये संधि अमेरिका और किस देश के बीच है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। और ये भी जो संधि है वो अमेरिका और रशिया के मध्य ही है, तो रशिया ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अतः विकल्प नंबर बी क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ये संधि क्या है और ये कब हुई थी, किस उद्देश्य हुए थे। देखिए, न्यू स्टार्ट यानी कि यहाँ पर स्टार्ट जो शब्द है, जैसे कि START, तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, एक संधि है जो अमेरिका और रशिया के बीच वर्ष 2010 में हस्ताक्षरित किया गया था। मतलब ये समझौता 2010 में हुआ था। अच्छा, 2010 वही वर्ष है जब आपको ध्यान रखना है पहली बार विश्व गोरैया दिवस मनाया गया था, और पहली बार बिहार दिवस भी मनाया गया था। 2012 में शताब्दी बिहार दिवस मनाया गया। इस साल 2025 में 113वां बिहार दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। चलिए, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं न्यू स्टार्ट यानी कि जो संधि है अमेरिका और रशिया के बीच 2010 में अस्तित्व में आया था, इसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य या फिर दोनों देशों के बीच तैनात रणनीतिक परमाणु हथियारों और लॉन्च वाहन यानी कि लॉन्च व्हीकल, परमाणु हथियार जो इसका लॉन्च व्हीकल है, किसी भी रॉकेट को लेकर जो मतलब जो लॉन्चिंग होती है, लॉन्च व्हीकल से ही ना लॉन्च होता है, तो इसकी संख्या को सीमित करना है। बेसिकली ये इसका उद्देश्य था, और इस संधि के अंतर्गत प्रत्येक देश केवल 1550 परमाणु वारहेड्स और 700 लॉन्चर्स ही रख सकता है। बेसिकली ये संधि हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना अक्टूबर 2025 में इस संधि को 1 वर्ष की अवधि के लिए फिर से मतलब इसे बढ़ाने पर सहमति बनी है। और एक विशेष बात यहाँ पर हमने इसमें शामिल किया है, उसको हम देखेंगे। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और भी है, ताकि भविष्य में नए हथियार नियंत्रण समझौते पर चर्चा की जा सके परमाणु हथियार आदि के विषय में। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यह संधि जो है ये वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था का अंतिम सक्रिय समझौता है, अंतिम एक्टिव एग्रीमेंट है, और इसका खास करके जिसमें इसका बढ़ाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेसिकली ये पूरी दुनिया में इस समय परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था पर इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये अंतिम एग्रीमेंट है जो एक्टिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक जानकारी और, एक संस्था है स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इसका पूरा नाम भी लिखा गया है। 2025 की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो रिपोर्ट के आधार पर रशिया के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु हथियार है।
अच्छा, रक्षा बजट में अगर हम देखें, सबसे अधिक तो अमेरिका का है, लेकिन अपना भारत का जो रक्षा बजट है वो देशों में अगर हम क्रम के दृष्टिकोण से बात करें तो 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान से वो 9 गुना भारत का अधिक है। अच्छा, कुछ जानकारी और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट वाइज वो चीज़ों को आपके बीच हमने रखा है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 2010 में ये संधि को स्टार्ट, जो एक संधि समझौता हुआ था भारत और रशिया के मध्य, उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो थे बराक ओबामा। यहाँ पर देखिए लिखा भी क्या है, हमने लिखा है वो चीज़ें बाकायदा, कि आपको ये चीज़ों में दिक्कत ना हो, चीज़ें आपके समक्ष रहे तो आपको पढ़ने में मजा आए। और ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, 44वें। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो इस समय है, आपको बता दूं 47वें राष्ट्रपति हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में धान की भूसी, धान जो फसल होता है उसका जो अवशेष होता है, जो उसके ऊपर जो परत होता है, मतलब जब उसे चावल तैयार होता है तो भूसी बनता है जो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पर देखिए, धान की भूसी से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? बेसिकली हरित हाइड्रोजन, जिसे ऊर्जा का एक स्वच्छ माध्यम माना जाता है और भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ऐसे में ये समझौता अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने आईआईएससी बेंगलुरु के साथ किया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अच्छा, धान की फसल को आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग जानते भी होंगे। देखिए, पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर ये हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को लेकर परियोजना के लिए समझौता किया है। उत्पादन परियोजना को लेकर समझौता किया है। परियोजना का उद्देश्य धान की भूसी और जो कृषि से संबंधित अवशिष्ट होते हैं, इसे स्वच्छ ऊर्जा, अभी मैंने क्या बोला, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये ऊर्जा का एक प्रकार से स्वच्छ स्रोत आप बोल सकते हैं और भविष्य का ईंधन है। तो यहाँ पर लिखा गया अवशिष्ट से, कृषि अपशिष्ट से स्वच्छ ऊर्जा यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, ये बेसिकली इसके उद्देश्य में शामिल है और इससे राज्य में पराली जलाने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। जो धान के जो अवशेष होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तना हो गया, जो भी इसमें आपको दिखता है, किसान इसको जला देते हैं, इससे प्रदूषण फैलता है। और ये आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, यह पहल पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और आईआईएससी बेंगलुरु के सहयोग से की जा रही है और साथ ही पंजाब में यह क्लीन एनर्जी हब बनाने में ये प्रकार से मददगार साबित होगा और प्रदूषण, जो बेसिकली पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो इसे कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है। जो भारत सरकार का नेट जीरो का जो लक्ष्य है वो 2070 है। कुछ समय पहले ये जानकारी हमने आपको दिया था कि बिहार सरकार ने भी भारत सरकार के अनुरूप किया है। अच्छा, भारतीय रेलवे का कब तक का है? तो 2030 तक का है नेट जीरो का लक्ष्य। जैसा कि अभी हम बोल रहे थे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, तो अभी हाल ही में गोरखपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर एक जगह है खानिमपुर, और इसी जगह पर उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इस बात को ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीजें ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश का पहला है। एक जानकारी और, ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और इसमें जो जानकारी आपको याद रखना है, बेसिकली ये चर्चाएं कई बार ऐसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न यहाँ पर आपके बीच है, जैसे कि आपने टाइगर सफारी का नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिख रहा है कि भारत की पहली चीता सफारी, इसकी जो शुरुआत है अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? हाल ही में किस राज्य में, किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो राइट जो आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, और यहीं पर इसका शुरुआत हुआ है, कूनो नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में खबरों में रहा था। नामीबिया से जब चीते मंगाए गए थे यहीं पर रखे गए थे और इसका तस्वीर जब नरेंद्र मोदी फोटो खींचे थे, तस्वीर लिए थे डीएसएलआर कैमरा से, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और ये चीज़ें अब आपको याद आ जाएगी। यहाँ पर चीज़ों को देखिएगा, अभी हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी, टाइगर सफारी बहुत जगह पर है। बिहार में जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पर 1 नवंबर 2022 को, 2022 में हमने आपको पढ़ाया था। आप 2022 वाला मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ को उल्टा के देखिएगा, 2022 में हमको याद है
कि हमने आपको पढ़ाया है और तभी से ये चीज़ें अपडेट हम आपको करते आ रहे हैं। ये बिहार का पहला टाइगर सफारी था, 1 नवंबर 2022 को शुरुआत हुई थी, पीडीएफ में अब भी आपको मिल जाएगा। तो चीज़ें बेहतर तरीके से हम तैयार कर रहे हैं और आपको इसका लाभ लेना चाहिए। देखिए, उसी दृष्टिकोण से अब यहाँ पर टाइगर सफारी नहीं बल्कि चीता सफारी की बात करें तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो श्योपुर जिला में है, यहाँ पर इसकी शुरुआत भी है। और ये जो पहल है प्रोजेक्ट चीता के तहत शुरू किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर प्रोजेक्ट चीता कब अस्तित्व में आया? तो आपको ध्यान रखना है 2022 में 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत किया था। यहाँ पर हमने लिखा है कि प्रोजेक्ट चीता की जो शुरुआत है 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट चीता की बात कर रहे थे। ये जो पहल इसी के तहत शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते मंगाए गए थे। और जो चर्चा हम कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी तस्वीर ले रहे थे, लेकिन कुछ समय पश्चात इन्वायरमेंट को ये सूट नहीं किया और सारे चीतों की उस समय ही मौत हो गई थी। ये मीडिया में ये सारी बातें खबरों में रही थी, तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं इस चीता सफारी की, तो इसका उद्देश्य पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही स्थानीय समुदायों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। और यह पहल भारत में चीता पुनर्वास के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में मदद मिलेगा। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क वर्तमान में भारत में चीता संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। और बेसिकली इस वाले पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि चीता यहीं पर लाए गए थे, तो इस लिहाज से ये पॉइंट आपको याद रखने में मदद करेगी। अब एक चीज समझिएगा, चीतों की बात हो रही है, ऐसे में एक जानकारी हम यहाँ पर आपको, मतलब इतना तो ध्यान आपको रखना ही रखना है, लेकिन एक जानकारी और हम आपको देना चाहेंगे। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत सरकार की एक पहल है और इसको लेकर आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति है उसको संरक्षण देने को लेकर इसकी शुरुआत की गई थी। दरअसल प्रोजेक्ट टाइगर का जब 50 वर्ष पूरा हुआ था, तो 9 अप्रैल 2023 को, ध्यान रखिए 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी, जो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजाति है, जिसमें कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, पुमा आदि, ये सभी को संरक्षण प्रदान करने को लेकर। और ये इस तरह का पहल पूरी दुनिया में पहली बार कहीं पर हुआ है। जो 7 बड़ी प्रजाति, वो इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, भारत की इस पहल को जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रसिया में आयोजित हुआ था, यहाँ पर वैश्विक मंच पर इसे सराहा गया था, मतलब इसको एक प्रकार से मान्यता दिया गया था, स्वीकार किया गया था। और यहाँ से ऑलरेडी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का उद्देश्य कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को संरक्षण का है, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया। किस एग्जाम में पूछा गया? तो SSC CHSL टायर 1 जो कि 11 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ था, वहां पर पूछा गया था। तो 7 बड़ी प्रजातियों को, ये ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1 अप्रैल 1973 को, फिर प्रोजेक्ट चीता को लेकर तो जानकारी हमने दिया है 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर। मजा आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हम आपको बतला रहे हैं। ये उम्मीद हम करते हैं कि जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप लोग भी भरपूर इसका लाभ उठाइए। और क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों, सहपाठियों के बीच इसे जरूर रिकमेंड कीजिए। और वीडियो का जो टारगेट है, मतलब लाइक का टारगेट, कम से कम 400 लाइक आप लोग जरूर पूरा कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसको यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम जो सदस्य है, हाल ही में कौन बना है? देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में नवीनतम सदस्य इसका बना है आर्मेनिया या फिर अर्मेनिया। अब यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं। आर्मेनिया अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम राज्य सदस्य या फिर एक राष्ट्र सदस्य, यहाँ पर राज्य का जो अर्थ है वो एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि इस संगठन में 230 से अधिक सदस्य, जिसमें कि देश और संगठन आदि शामिल है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। बेसिकली इंपॉर्टेंट यही है, नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया, ठीक है। अच्छा, अगले प्रश्न में चलते हैं। उससे पहले ये ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स का ये विजेता बैच है। आप लोग बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो कंप्लीट जो प्रिपरेशन है आप इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ भी आपका यहाँ से बाहर नहीं रहेगा, इसी कोर्स में तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। ऐसे तो रेगुलर फी है 365 रुपये, लेकिन ऑफर में आपको मिलता है 310 में। ऐसे अभी आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। जो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है ये है दीप50, स्पेस नहीं देना है, बस आपको दीप50 लिख देना है, वहां पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़े, बीपीएससी मेंस का जो कोर्स चल रहा है,
एप्लीकेशन पे ये बैच चल रही है। आपको ध्यान रखना, अगला जो प्रश्न अभी हमने रिसेंटली आपको करवाया है कल, डोनाल्ड ट्रंप की जो 20 बिंदुओं की गाजा शांति योजना है, जो इस पर आधारित जो प्लान है जो जारी किया गया है, उसको लेकर एक प्रश्न डिटेल में बीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से आपको हमने करवाया है इससे पहले। हालांकि आप इस कोर्स को ले सकते हैं, इसी में तमाम चीज़ आपको मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे पहले जो बंका चेरला सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है, फ्रांस और न्यू कैलिडोनिया विवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई और डेटा अर्थव्यवस्था, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद, और इसके अतिरिक्त जो भारत भूटान सीमा पार रेल संपर्क, ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो आगामी एग्जाम में पेपर 1 में करंट अफेयर्स सेक्शन में आपको पूछा जाएगा, और बखूबी प्रॉपर जो आंसर राइटिंग है वो इसमें हम आपको करवा रहे हैं। कुछ भी शिकायत है, कोई भी डाउट हो तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं, हालांकि एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर है कि वीरेंद्र घूमन, जिनका अभी हाल ही में 41 साल, महज 41 साल की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? अच्छा, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है मिस टाइपिंग हुआ है, इसका राइट आंसर होगा अभिनेता थे। अब ये प्रश्न को आपके बीच हमने इसलिए रखा है, ये वन लाइनर रूप में था इसलिए आपको यहाँ पर दिख गया, ये मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये प्रश्न को इसलिए हमने आपके बीच रखा है, यहाँ पर देखिएगा। ऐसे तो ये बॉडी बिल्डर है, मतलब यहाँ पर इनकी हम बात कर रहे हैं, कई मूवी में आपने देखा होगा, सलमान खान के साथ टाइगर 3 में भी थे, लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये प्रश्न को शामिल करने का रीजन यह था कि भारत के पहले शाकाहारी बॉडी बिल्डर के रूप में प्रसिद्ध थे, ये अभिनेता भी थे, तो इस लिहाज से ये पॉइंट को हमने यहाँ पर शामिल किया है। और इसमें जो जानकारी और भी हमने आपको दिया, जैसे कि मिस्टर इंडिया का खिताब उन्हें मिला था कब, तो 2009 में, तो ये चीजें आप जानकारी स्वरूप याद रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा इसी वजह से, क्योंकि कुछ भी पॉइंट अगर खबरों में है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर पंकज धीर के बारे में, जो अभिनेता का निधन हुआ 15 अक्टूबर को, इनको लेकर भी मतलब यहाँ पर चीजें आपके बीच हमने रखा है। जो बी आर चोपड़ा की जो महाकाव्य टीवी सीरीज थी, टेलीविजन सीरीज थी महाभारत, उसमें ये खास करके जो कर्ण का किरदार था वो इन्होंने बखूबी निभाया था, जिनसे उन्हें प्रसिद्धि मिले थे। तो बेसिकली इसी वजह से पंकज धीर का निधन भी एक प्रश्न के रूप में आपके बीच हमने रखा है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हाल ही में किस राज्य में खोला गया है, जिसका उद्देश्य चीप प्रौद्योगिकी, नवाचार यानी कि इनोवेशन, साथ जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देना है। बेसिकली अभी हाल ही में जो पूछा गया किस शहर में खोला गया है, तो हैदराबाद में। विकल्प नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में गोभी रेगिस्तान में, गोभी रेगिस्तान कहाँ पर है, ये चर्चाएं हम करेंगे। यहाँ पर दुनिया का पहला सौर तापीय यानी कि सोलर थर्मल ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है। ऐसे गोभी रेगिस्तान की बात हो रही है तो आप हिंट ले सकते हैं कि संभव तो ये चाइना ही होगा, और वास्तव में चाइना ही इसका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, गोभी रेगिस्तान कहाँ पर है, इसको समझिएगा। देखिए, गोभी रेगिस्तान मंगोलिया और उत्तर चीन, मतलब उत्तरी चीन के बीच फैला हुआ है। और यहाँ पर एक शब्द छोटा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, दक्षिणी मंगोलिया और उत्तरी चीन। यहाँ पर मैप को अगर आप देखेंगे तो ये आपको मंगोलिया दिखेगा, और मंगोलिया के दक्षिण में ये गोभी रेगिस्तान दिखेगा, और चाइना के उत्तर, ये जो चाइना की स्थिति आप देख रहे हैं, तो इसके उत्तर में ये जो आपको येलो सेक्शन दिख रहा है, ये गोभी मरुस्थल है। यहीं पर अभी हाल ही में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र, जो आप यहाँ पर इस प्रकार की संरचना देख रहे हैं, यानी कि सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है चाइना ने। इसमें कुछ विशेषताएं हैं, इस वजह से ये बहुत ज्यादा खबरों में है। विशेषता यह है कि रात के समय में भी ये ऊर्जा निर्माण कर सकता है। देखिए, यह संयंत्र सूर्य की ऊष्मा को एकत्र कर उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इस परियोजना का उद्देश्य 24 घंटे बिजली उत्पादन करना है, क्योंकि यह ऊष्मा को संग्रहित कर रात में भी ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है चाइना ने यहाँ पर दर्ज किया है, ये ध्यान रखिए। और यह संयंत्र जो है ग्रीन एनर्जी मिशन का हिस्सा है, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में बड़ा कदम है। जो भारत सरकार का इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है, तो उसी के अनुरूप आप इसको भी देख सकते हैं। दरअसल शुरुआत जो हुई थी ISA की, वो फ्रांस में हुई थी, लेकिन पहल है भारत सरकार की, ठीक है। तो ये तमाम बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री डायन कीटन, जो अमेरिका की है, 70 वर्ष की आयु में भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। अब यहाँ पर ये प्रश्न, चूंकि ये खबरों में है, हॉलीवुड अभिनेत्री हैं, अब किस वर्ष उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर पुरस्कार मिला था,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं वर्ष 1978 में, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है अभी हाल ही में जो इनका निधन हुआ है किस देश की है, ब्रैकेट में यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है अमेरिका के। उसके बाद एक और प्रश्न हम देख लेते हैं कि सेबेस्टियन लोकार्नो या फिर लोकोर्नो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो स्पेन के, सॉरी स्पेन नहीं होगा, ये फ्रांस के। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। किस देश के, तो फ्रांस के। ये तमाम बिंदुओं को यहाँ पर ध्यान रखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चीज़ें जिस प्रकार से हम बतला रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए आते यहाँ पर आज के इस क्लास के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि इजराइल ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है। हालांकि थोड़ी चर्चा अभी हमने यहाँ पर किया भी। और एक बात और, इसका आंसर तो आपको करना डिटेल में लिखना ही है, और जो ऑफर को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे थे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जरूर लिखिएगा। तमाम कोर्स अभी तो बीपीएससी एईडीओ का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है उसमें टेस्ट आपका पेपर 1 का तकरीबन वो पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है। 20 फुल लेंथ टेस्ट जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसके बाद हम पेपर 2 और पेपर 3 में जाएंगे। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर तकरीबन 90 सेट ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो एईडीओ का टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन कीजिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगा। ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कंप्लीट सिलेबस, इसमें टेस्ट सीरीज की यही विशेषता है, जैसे कि इसमें 2 टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट सिलेबस का प्रश्नों का ध्यान रखा गया है कि सारे सेक्शन से वहाँ पर प्रश्न लिया जाए। बखूबी हमने वो किया भी है, ये आपको दिखेगा। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।